ये जब बता रहे थे आपको आर्टिकल 39A, जिसको हमने जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया है। हाँ, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है इसके अंतर्गत। इसके लिए क्या किया गया, सरकार ने जो है 1987 में जो है एक कानून बनाया जिसको कहते हैं नालसा, NALSA, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। एक कानून बनाया, उसके द्वारा एक प्राधिकरण का गठन किया गया। तो पहले ये देख लीजिए कौन सा कानून बना। तो एक कानून बनाकर एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, जिस अथॉरिटी का नाम ही है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्राधिकरण का गठन किया गया। यह प्राधिकरण जो है इस काम को सुनिश्चित करता है कि जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनको जो है निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता या सलाह उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जो है ये राज्यों में, केंद्र में जो है, केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय संस्था गठित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर इसका पूरा नाम है नेशनल, माने राष्ट्रीय, नेशनल लीगल, लीगल का अर्थ है विधिक, सर्विस माने सहायता, अथॉरिटी माने प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण का गठन किया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कानून बनाकर इस अथॉरिटी, इस प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका काम है जो वंचित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है निःशुल्क और समर्थ, सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ जो है राज्यों में राज्य स्तरीय भी जो है विधिक सहायता प्राधिकरण गठित किए गए। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर था, और राज्य स्तर पर जो है राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण का गठन किया गया। आपने नाम सुना लोक अदालत, नाम सुना? ये जो लोक अदालतें हैं ये इसी प्राधिकरण के तहत जो संचालित की जाती हैं। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो पारिवारिक मामले होते हैं, जो परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को जो है लोक अदालतों में जो है दोनों पक्षों के साथ मध्यस्थता के द्वारा, माने कि जरूरी वहां पर मुकदमेबाजी होगी, दोनों पक्ष जो जिनके बीच आपस में झगड़ा है वो यहां पर जो बैठेंगे, यहां पर जो है जो जज है मध्यस्थता करेगा, उनके बीच के झगड़ों को निपटाएगा और लगभग फ्री होता है। ये बहुत मामूली से फीस लगेगी तो लगेगी, वरना कोई वैसी फीस नहीं लगती है। और जो निर्णय हो जाते हैं वो निर्णय जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, और फिर उन निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जाती है। तो कोशिश ये की जाती है कि बहुत सारे झगड़े हैं जिनको आप कानूनी दांवपेच से मुक्त होकर आप जो है आपस में मध्यस्थता के द्वारा उसको सॉल्व कर लिया जाए, और जो भी निर्णय किया जाएगा उसको कानूनी मान्यता दी जाएगी। और फिर पर यहां निर्णय लोक अदालत में हो जाता है। अगर आप लोक अदालत जाते हो अपने झगड़े के लिए, तो हम मध्यस्थता के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा आपका झगड़ा सॉल्व कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। उस निर्णय के विरुद्ध फिर आगे अपील नहीं की जाती है, क्योंकि अगर अपील की प्रक्रिया आप जारी रखोगे तो फिर लोक अदालत का कंसेप्ट बेकार हो जाएगा। तब तो फिर आप सामान्य न्यायालय में जाकर जो पूरी प्रक्रिया है आप लड़ो, जाकर मुकदमेबाजी करो, जाकर साल दर साल मुकदमा खींचो। तो बहुत सारे झगड़ों को जो है लोक अदालत में जो है आराम से इस प्रकार से सॉल्व कर लिया जाता है। तो वो लोक अदालत की जो कंसेप्ट आई है वो 1987 का जो नालसा एक्ट है उसके द्वारा आया है, और नालसा एक्ट 1987 जो आर्टिकल 39A इसके अंतर्गत जो है स्थापित किए गए हैं।
तो उसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण गठित किए गए हैं और हर राज्यों में जो है राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये जो राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण है, जो नालसा है, ये जो है विधिक कार्यक्रम, विधिक योजनाओं को संचालित करने के लिए जो है राज्य के जो विधिक सहायता प्राधिकरण है उनको निर्देश देता है और उनको जो है अनुदान भी देता है। ठीक, तो ये काम जो है अनुच्छेद 39A जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाओं को जो है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। सार बस इतना कहने का है कि जो राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत हैं, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जहां मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, या यूं कहें कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। और उसी के तहत जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन सरकार, अर्थात अगर सरकार ये जो बातें भाग 4 में नीति निर्देशकों में कही गई हैं कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए, अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें न्यायालय जाकर इन अधिकारों को मनवाने की अनुमति संविधान नहीं देता। सरकार की इच्छा पे छोड़ा गया है। यह अलग बात है कि सरकार इनमें से तमाम अधिकारों को सरकार ने जो है अपने नागरिकों को दिया है, तो ये सरकार के ऊपर है। सरकार अगर समर्थ है, सरकार उचित समझती है, तो वो अपनी तरफ से दे सकती है। लेकिन अगर वो देने में असमर्थ है तो कोई नागरिक न्यायालय जाकर इनको नहीं ले सकता, क्योंकि इन अधिकारों को, इन सिद्धांतों को, इन तत्वों को, जिनको कि हम नीति निर्देशक कहते हैं, इनको अवाद योग्य रखा गया है। आप अवाद योग्य शब्द से परिचित है ना? क्या होता है अवाद योग्य? जो वाद योग्य ना हो, अर्थात जिनके लिए आप न्यायालय जाकर कार्रवाई नहीं कर सके। फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, मगर नीति निर्देशक अवाद योग्य है। इसी प्रकार से संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी अवाद योग्य है। संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उनको मनवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो संविधान की प्रस्तावना भी अवाद योग्य है और हमारे नीति निर्देशक भी अवाद योग्य हैं। अवाद योग्य वो चीजें होती हैं जो सरकार की इच्छा पर होता है, सरकार की क्षमता और सामर्थ्य पर होता है, कि सरकार जब उचित समझेगी, उसके अंदर सामर्थ्य होगा, वो चीज वो खुद अपनी पहल पे आपको दे देगी। लेकिन अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो आप न्यायालय जाकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि आप हमको ये चीज दीजिए, जबकि फंडामेंटल राइट्स के मामले में ऐसा किया जा सकता है। तो ये चीज जो है 39A में छूट गई थी, इसको आप नोट कर लीजिए, लिखिए। अनुच्छेद 39A, जो देखिए जो 39A है, इस बात को समझिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 39 और ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में A, तो ये तो 39 का एक भाग है, एक खंड है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 39 और कैपिटल लेटर में A, तो ये एक पृथक आर्टिकल है। माने एक आर्टिकल ये है 39A, एक ये आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल है। 39A, 39B, 39C, ये 39 के ही जो है भिन्न भिन्न खंड हैं, डिफरेंट क्लॉज हैं। जबकि 39A ये एक अलग आर्टिकल है जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 39A के अंतर्गत ही, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत ही नालसा एक्ट, नालसा, ये देखिए नालसा ये लिखा हुआ है, नालसा एक्ट 1987 पारित किया गया। नालसा एक्ट 1987 पारित किया गया।
कॉमन सतासे से लिख दीजिए। लालसा एक्ट कॉमा 1987 पारित किया गया। लालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई। और राज्यों में राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई। और राज्यों में राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई। देखिए, ये राष्ट्रीय प्राधिकरण, आगे लिखिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करता है। विधिक सहायता प्रदान करता है। और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों को और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों को और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरणों को विभिन्न विधिक कार्यक्रम और योजनाएं विभिन्न विधिक कार्यक्रम और योजनाएं संचालित करने का निर्देश देता है। संचालित करने का निर्देश देता है और अनुदान देता है और वित्तीय अनुदान देता है। अब देखिए, किन व्यक्तियों को यह विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, कौन से लोग हैं जिनको सहायता दी जाएगी।
तो लिख लीजिए, पात्र व्यक्ति जिन्हें जिन्हें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, वो पात्र व्यक्ति जिन्हें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। अब इसको 1 2 3 4 करके लिखेंगे। सामान्य वर्ग के वो व्यक्ति, सामान्य वर्ग के वो व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। सामान्य वर्ग के वो व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन, हाँ पॉइंट सेकंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य। प्राकृतिक आपदा, नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि, अथवा दुर्घटना, अथवा दुर्घटना से पीड़ित, अथवा दुर्घटना से पीड़ित लोग। दिव्यांगजन, दिव्यांगजन आदि। देखिए इसमें होता क्या है कि जो गरीब हैं, तो गरीब किसे मानेंगे, ये अलग अलग राज्यों ने जो है जिनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जानी है, तो उनकी वार्षिक आय कितनी होगी, अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग जो है निर्धारण किया गया है। कहीं पर कहा गया 1 लाख से जिनकी वार्षिक आय कम होगी उनको दिया जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता। कहीं कहा गया कि जिनकी वार्षिक आमदनी 1.5 लाख से कम होगी, तो किन्हीं राज्यों में कहा गया जिनकी 2 लाख से कम होगी। तो अलग अलग राज्यों में जो है आय के जो मानदंड हैं वो भिन्न भिन्न वहां के कानून के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक, तो जब हम कहते हैं 1 लाख से कम, तो हो सकता है किसी राज्य में यह हो कि जिनकी 1.5 लाख से कम होगी उनको विधिक सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार से ओबीसी, वरिष्ठ नागरिक, इनको भी जो है सहायता दी जाती है। तो उनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, नोट। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, और और अन्य पिछड़ा वर्ग,
और अन्य पिछड़ा वर्ग की पात्रता के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की पात्रता के लिए अलग अलग राज्यों में वार्षिक आय का आधार भिन्न भिन्न है। अलग अलग राज्यों में वार्षिक आय का आधार भिन्न भिन्न है। पैरा चेंज करके लिखिए, लोक अदालतों का संचालन भी नालसा एक्ट लोक अदालतों का संचालन भी नालसा एक्ट 1987 के अंतर्गत ही किया जा रहा है। ठीक, इन अदालतों में पक्षकारों के मध्य विवाद का समाधान इन अदालतों में पक्षकारों के मध्य विवादों का समाधान आपसी बातचीत और न्यायालय की मध्यस्थता आपसी बातचीत और न्यायालय की मध्यस्थता के द्वारा किया जाता है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय दोनों ही पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, दोनों ही पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और अंतिम होते हैं। अर्थात इनके विरुद्ध अपील नहीं होती। आपका है आर्टिकल 43।
इसको जो है आप 39A में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, बता तो दिया ही हमने, वहां पर लिखाना चाहिए था, कल ध्यान दे रहा मैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है? 42, हाँ इतना ही है। 43 क्या कहता है, सुनिए उसको, कि जितने भी कामगार हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनको जो है राज्य के द्वारा जो है निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। उन कामगारों के लिए शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाएगा। उन कामगारों को सांस्कृतिक और अवकाश के अवसर की व्यवस्था की जाएगी। उन कामगारों को सामाजिक, सांस्कृतिक और अवकाश के अवसर की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 43 ये जो बातें कह रहा है ये तो समाजवादी प्रकृति की हैं। समाजवाद में मजदूरों का ध्यान रखा जाता है, उनको निर्वाह, कम से कम निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी का अर्थ ऐसी मजदूरी है जिससे उनके रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था पूरी हो सके, उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की व्यवस्था पूरी हो सके, कम से कम इतनी मजदूरी तो उनको मिलनी चाहिए। तो इसे निर्वाह मजदूरी कंसेप्ट को लाने के लिए जो है भारत सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उसने पारित किया है, मिनिमम वेज एक्ट, जिसमें अलग अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी का अलग अलग निर्धारण है। तो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 43 के इसी क्लॉज के अंतर्गत लाया गया है। अब फिर से हम कहते हैं ये जो मनरेगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह अनुच्छेद 41 के तहत चलाया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था ये मनरेगा कार्यक्रम निर्वाह मजदूरी के संदर्भ में अगर देखें तो अनुच्छेद 43 के तहत भी चलाया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो है, इस मनरेगा योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र के जिस वर्ष के पुरुष को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है उसको न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में मजदूरी अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी भी अलग अलग है। तो उस न्यूनतम मजदूरी से कम पे नहीं दिया जाएगा, उस न्यूनतम मजदूरी से अधिक पे तुमको रोजगार मिलेगा, उससे कम पे नहीं दिया जाएगा। तो जो मनरेगा कार्यक्रम है वो एक्चुअली इसी निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 41 के तहत चलाया जा रहा है जब मजदूरी की बात करते हैं। और मनरेगा कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, वहां के वस्तुओं को जो काम का अधिकार दिया गया है। मनरेगा क्या है? मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, गारंटी एक्ट, इसके तहत जो है उनको काम का अधिकार दिया गया है, उनका काम का अधिकार है, उनको काम मिलेगा। अगर वो अप्लाई करते हैं, मांगते हैं तो उनका जॉब कार्ड बनेगा और उनको काम दिया जाएगा, वो इनका कानूनी अधिकार हो गया है। तो ये कानूनी अधिकार इनको बनाया गया है आर्टिकल 41 के तहत। तो जो मनरेगा कार्यक्रम है, अगर आपसे पूछा जाए मनरेगा कार्यक्रम किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो जब बात करते हैं इनको काम का अधिकार दिया गया है तो यह है आर्टिकल 41। और जो उनको वहां पर न्यूनतम मजदूरी से कम पर नहीं रखा जा रहा है यह है आर्टिकल 43। हम साफ रूप में कहें कि हमारा जो मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है वो संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उनके आर्टिकल 41 और 43 के क्रियान्वयन कर रहा है। इसी के क्रियान्वयन के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी चीज को हम लागू कर रहे हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। तो भले ही नीति निर्देशक सिद्धांत अवाद योग्य हैं, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाए गए हैं, सरकार की इच्छा पर छोड़ा गया है, परंतु सरकार इन सभी कार्यक्रमों को लागू कर रही है, इन सभी सिद्धांतों को सरकार अपने नागरिकों को दे रही है, समाज को दे रही है। ठीक,
क्यों? इसलिए कि भले इनमें नैतिक, इनमें कानूनी बाध्यता नहीं है। जहां मूल अधिकारों में लीगल फोर्स है, विधि का बल है, कानून की ताकत है मूल अधिकारों में, कि सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं तो कानून का डंडा चलेगा। वहीं हमारे नीति निर्देशकों में नैतिक और राजनीतिक बल है। सरकार पर राजनीतिक दबाव होता है, राजनीति का दबाव होता है। अगर उसको अगले साल फिर से चुनाव जीत के आना है 5 साल बाद, तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा बना के रखना पड़ेगा। जनता के आगे जब सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी तो बताएगी, देखिए हमने कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई किया। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर फिर जनता उसको अगली बार फिर वोट देगी। अगर सरकार इन कामों को नहीं करती है तो विपक्ष सरकार को घेरता है, सरकार की आलोचना करता है, सरकार पर दबाव बनाता है। तो भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर लीगल फोर्स नहीं है, मगर इसके पीछे पॉलिटिकल फोर्स है। उस पॉलिटिकल फोर्स के कारण, उस राजनीतिक दबाव के कारण सरकार इसको मानती है और इसको नागरिकों को देती है। इसके उल्लंघन करने से सरकार बचती है। अगर सरकार ये चीज ना भी दे तो न्यायालय नहीं जाया जा सकता, मगर फिर भी सरकार जो है, सरकार स्वतंत्र है, दे या ना दे, मगर सरकार देने के लिए विवश हो जाती है। उसके पीछे नैतिक बाध्यता है, राजनीतिक बाध्यता है, जनता का दबाव है। अब डायरेक्टिव प्रश्न को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हुँ? अब देखिए आर्टिकल 43 में ये बात कही गई है, ये सारे आर्टिकल 43 के ये सब कौन से चरित्र हैं? ये सब जो है समाजवादी चरित्र हैं, समाजवादी। इसके अलावा आर्टिकल 43 में एक बात और कही गई है, कहा गया है ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 43 का एक पार्ट ये है। आर्टिकल 43 का दूसरा पार्ट ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग, को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कर्तव्य है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करें। आप लोगों ने सुना होगा खादी ग्रामोद्योग, इस प्रकार सुने हैं। ये सारी चीजें जो स्थापित की गई हैं, ये चलाई जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 43 के इस क्लॉज के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, जो ये है हमारा अनुच्छेद 43 का ये भाग है। ये भाग में जो है गांधीवादी प्रभाव है, ये गांधीवादी प्रेरणा पर आधारित है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कई सारे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए होंगे, ए बी सी डी, और पूछा जाएगा इनमें से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी प्रेरणा पर आधारित हैं। तो अगर आ गया ग्राम पंचायत का गठन, तो ये गांधीवादी प्रेरणा पर आधारित है। अगर आ गया वहां पर लिखा हुआ है कुटीर उद्योगों की स्थापना या प्रोत्साहन ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो है गांधीवादी प्रेरणा पर आधारित है। ठीक, अब लिख लीजिए, देखिए आर्टिकल 43, सभी कामगारों को, सभी कामगारों को, अर्थात चाहे वो औद्योगिक श्रमिक हो या वो कृषि श्रमिक हो, ठीक है, सभी कामगारों को, सभी कामगारों को निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट जीवन स्तर, और सामाजिक सांस्कृतिक
और सामाजिक सांस्कृतिक तथा अवकाश के अवसर तथा अवकाश के अवसर की व्यवस्था की जाएगी। पहला चीज करके लिखिए, मनरेगा का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का कार्यक्रम इसी इसी अनुच्छेद के तहत चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का कार्यक्रम इसी अनुच्छेद के तहत चल रहा है। पहला चेंज करके लिखिए, इसी अनुच्छेद 43 के तहत लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। पहला चीज करके लिखिए, या हाँ इस भाग पर ये जो कुटीर उद्योगों वाला भाग है ना, इस भाग पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कौन सा भाग? ये कुटीर उद्योगों वाला। ठीक, इस भाग पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला जो है 43, अगला अनुच्छेद है। आर्टिकल 43 का भाग नहीं है, आर्टिकल 43 का खंड नहीं, अब अगला अनुच्छेद है 43A। ये जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 42वां संशोधन, इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। लिख लीजिए, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में कामगार की भागीदारी। उसके बाद जो है 97वां संविधान संशोधन किया गया 2011 में। इसके द्वारा जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 43B। ठीक, इसमें कहा गया है सहकारी समितियों की स्थापना। सहकारी समितियों जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सहकारी समितियों की स्थापना। ये जो है संवाद संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सहकारी समितियां जो हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 97 संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना। ये जितने बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं, कौन सा नीति निर्देशक किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये सब आप लोग जो है याद करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया, या कौन सा जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, या कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए। मिटा दे। अब थोड़ा सा जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा क्या किया गया, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। हैं? हाँ अभी बता रहे हैं। जब 97वां संविधान संशोधन किया गया तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 में जो है पंचायती राज है, भाग 9 खा में जो है नगर पालिकाएं हैं, 9 का में भाग 9 में पंचायती राज है, भाग 9 का 9A में जो है नगर पंचायतें हैं, सॉरी नगर पालिकाएं हैं, और 9 खा एक नया भाग जोड़ा गया। 9 खा में जो है या 9th B में जो है क्या रखा गया, सहकारी समितियां रखी गई। सहकारी समितियां। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ, जो हुआ वर्ष 2011 में, इसके द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जो है भाग 9 खा 9B। इसके द्वारा सहकारी समितियों को उस भाग में रखा गया। इसके साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वहां संशोधन किया गया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, एक न्यू आर्टिकल जोड़ा गया। वो नया आर्टिकल था 43 खा। ठीक, इस 43 खा में क्या व्यवस्था की गई, सहकारी समितियों की। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया गया। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में एक अनुच्छेद है 19, जहां वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि है। एक आर्टिकल है, ये तो भाग है, ये आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज ABC। सी में कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक, एसोसिएशन यूनियन क्लब बनाने की स्वतंत्रता। उसमें एक चीज और जोड़ दी गई
सहकारी समितियां स्थापित करने की स्वतंत्रता। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सहकारी समितियों की स्थापना की स्वतंत्रता। तो देखिए 1982 में ये था कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्लब बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें थी। उसी में जो है एक चीज और भी जोड़ दी गई कि सहकारी समितियों की स्थापना की स्वतंत्रता। तो 57वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9 खा 9th बी। संविधान के डीपीएसटी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशकों में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43 बी, जहां सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई। और मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, उसी में जो है सहकारी समितियों को भी शामिल कर लिया गया। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स समझते हैं ना? बॉक्स बनाकर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 करके इतनी चीजें आप नोट कीजिए। उसके बाद बॉक्स बंद नहीं करेंगे, सबसे आखिर में लिखेंगे नोट करके, नोट। तो लिखोगे सहकारी समितियों में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ठीक, लिखेंगे सहकारी समितियों में निदेशकों की निदेशकों की सहकारी समितियों में निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी? 21। सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। बॉक्स बना के इसको लिख लीजिए।
अब है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता। नाम सुना इसका? जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको यही कहते हैं कॉमन सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड माने यूसीसी। प्रीलिम्स में तो बस ये पूछा जाएगा कि कॉमन सिविल कोड जो है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 44 में है, समान नागरिक संहिता। ठीक, याद करने का तरीका यह है जहां पर दोनों डिजिट समान हो जाएं, 4 दोनों डिजिट सेम है, तो याद करने का तरीका जब दोनों डिजिट सेम हो जाएं डायरेक्टली प्रिंसिपल में, तो वहां पर आपका होगा समान नागरिक संहिता। ये जो है मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए। तो जब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा तो एक बार थोड़ा सा मेंस के अप्रोच से हम आपको ये बता देंगे। ठीक, अभी बस मोटा मोटा ये समझिए समान नागरिक संहिता का क्या मायने है। देखिए, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिमिनल लॉ होता है। कानून के दो प्रकार है, एक होता है क्रिमिनल लॉ, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल आपराधिक मामले, और एक होता है सिविल दीवानी मामले। इतना सुना होगा खूब। आपराधिक मामले वो होते हैं जहां पर अगर आपने वो काम किया है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार। आपराधिक मामलों में जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है, उसको दंड दिया जाता है। आपराधिक मामलों में अगर आपका दोष सिद्ध हो गया है, मान लिया गया है, मान नहीं लिया, साबित हो गया कि आप दोषी हो, तो आपको दंड दिया जाएगा। मगर सिविल मामले में दंड नहीं दिया जाता है। सिविल मामले में जो व्यक्ति पीड़ित है, भाई मामला दो लोगों के बीच में होता है ना, तो जो व्यक्ति पीड़ित है उस पीड़ित व्यक्ति को भरपाई की जाती है जो उसका नुकसान हुआ है। आपराधिक मामले में क्या है, मान लीजिए एक्स है और वाई है, इनके बीच का झगड़ा है। एक्स ने जो है वाई पर जो है हिस्सा करी और वाई का अंग भंग हो गया, वाई अपाहिज हो गया, उसका एक हाथ कट गया। वाई ने कोर्ट में जाकर मुकदमा किया, एक्स दोषी पाया गया, तो एक्स ने वाई पर जो जानलेवा हमला किया था, या जानलेवा हमला नहीं किया था, सिर्फ उसके अंग भंग करने के लिए चोट करी थी, तो एक्स दोषी सिद्ध हो गया। तो अब एक्स को इसके लिए भारतीय दंड संहिता में जो सजा का प्रावधान होगा वो दंड एक्स को दिया जाएगा, क्योंकि मामला आपराधिक है, मामला क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल मामले में क्या होता है, दंड की व्यवस्था की जाती है। तो अब देखिए दूसरा मैटर, एक्स और वाई इनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, लेकिन मामला अपराध का नहीं है। मान लीजिए जो है संपत्ति के बंटवारे का है, उत्तराधिकार का है, या एक्स और वाई पति पत्नी है और उनके बीच झगड़ा तलाक का चल रहा है, या वाई और एक्स में तलाक हो चुका है और एक्स एक स्त्री है और एक्स अपने भरण पोषण के लिए एक्स वाई से मांग कर रही है कि मेरे गुजारा भत्ता में चाहिए, हम अलग हो गए, अब अपना जीवन यापन कैसे करें, पति की आय में हमको भी हिस्सा दिया जाए। ये सारे मामले क्या हैं, ये मामले सिविल प्रकृति के हैं। कोई बच्चा गोद लेना है, किसी का संरक्षकता हासिल करनी, इसको गार्जियनशिप कहते हैं। तो जो दीवानी मामले होते हैं वो मामले हैं जो आपराधिक मामले नहीं हैं, इसलिए यहां पर जो है दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो पीड़ित पक्ष होगा, अगर ये पीड़ित है तो इसको जो है क्षतिपूर्ति की जाएगी, इसके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
इसको इसके अधिकार की प्राप्ति की जाएगी। इसका जो अधिकार बनता है रुपए में, पैसे में, संपत्ति में, जायदाद में, जिस प्रकार का जो अधिकार होता होगा वो इसको दिया जाएगा वाई से लेकर। ये कौन सा मामला है? ये दीवानी मामले। दीवानी मामले वो मामले होते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, जो परिवार से संबंधित होते हैं, शादी से, विवाह से, तलाक से, गोद लेने से, उत्तराधिकार से, जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होते हैं कि दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आप टाइम से कोर्स पूरा कर दूंगा, मैं कोर्स पूरा नहीं कर पाया, आपने जाके मेरे ऊपर अदालत में मुकदमा ठोक दिया, तो ये जो मामला चलेगा, ये जो तो हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ये मामला चलेगा, दीवानी मामला होगा, सिविल मामला होगा। ये मोटा मोटा समझ में आ गया। तो ये जो समान नागरिक संहिता है, दीवानी मामले को ही जो नागरिक भी कहते हैं, नागरिक मामला, नागरिक, अंग्रेजी में सिविल कहेंगे, हिंदी में नागरिक कहते हैं, हिंदी में दीवानी मामला कहते हैं, दीवानी। तो अनुच्छेद 44 कहता है जो अपराधों के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो नागरिक संहिता है, संहिता माने जो कानून जिसको हमने लिखा है, जो कोडिफाइड कर लिया गया है, जो लिपिबद्ध कर लिया गया है, जो लिख लिया गया है, तो जो वो कानून है जो दीवानी मामले हैं, जो सिविल मामले हैं, सिविल मामलों में जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आज भारत में क्या है, सिविल मामले में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। आपराधिक मामले में एक रूपता आ गई है। देखिए प्राचीन समय में क्या था कि हर एक के दांडिक मामले उनके धर्म के अनुसार तय होते थे। हिंदुओं में क्या होता था भारत में कि जो ब्राह्मण है उसके लिए एक ही अपराध के लिए सजा का अलग प्रावधान है, जो क्षत्रिय है उसी अपराध के लिए वहां पर सजा का अलग प्रावधान है, थोड़ी कठोर सजा हो जाती थी। वैश्य है उसके लिए सजा और कठोर हो जाती थी, शूद्र है उसके लिए सजा और कठोर हो जाती थी। अपराध एक ही है मगर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, कानून के आगे समानता नहीं है। और ब्राह्मण को मृत्युदंड तो कभी दिया ही नहीं जाता था। जिस मामले में अन्य जातियों के लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था उसी मामले में ब्राह्मण को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण का विशेषाधिकार था, उसको कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जिनके धर्म के अनुसार मामले चल रहे हैं। मुस्लिम लोगों में क्या कानून थे आपराधिक मामले? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। ये उनके धर्म के अनुसार मामले चलते थे, उनके जो है आपराधिक मामले। अंग्रेजों के आने के बाद से क्या हुआ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, सबके लिए आपराधिक मामले यूनिफॉर्म हो गए। आज भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आपराधिक मामले क्रिमिनल लॉ उनके लिए सेम है, जो है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, नाम सुना इसका? भारतीय दंड संहिता। हिंदुओं हत्या हुई है, चाहे वो हत्या के मामले में हिंदू फंसा हो या मुस्लिम फंसा हो या यहूदी हो या पारसी हो या बौद्ध हो या जैन हो, हत्या के मामले में एक सेम कानून है जो सब पे लगेगा। माने भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। देश में एक संविधान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, पूरे भारत के लिए एक संविधान है। ये तो नहीं सिखों के लिए अलग संविधान हो, किससे काम चलेगा? हिंदुओं के लिए अलग संविधान होगा, मुसलमानों के लिए अलग संविधान होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आज देश के हर धर्म के लिए एक संविधान है। देश में हर धार्मिक व्यक्ति के लिए जो है, किसी भी धर्म का हो, एक जैसा क्रिमिनल कानून है, माने यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है देश में। लेकिन आज भी देश में जो सिविल मामले हैं उन मामलों में आपको धर्म के आधार पर अलग अलग भेदभाव नजर आता है। धर्म के आधार पर उनके जो खास करके जो पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक मामले जो हैं, मुसलमानों के पारिवारिक मामले उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार चलते हैं। इसके लिए उनके जो कानून है उसको कहा जाता है पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानून। इसी प्रकार से हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है, ईसाई का अपना पर्सनल लॉ है, माने उनकी शादी के क्या जो नियम होंगे, अगर शादी में तलाक हो जाता तो तलाक का क्या तरीका होगा, तलाक में पुरुष का क्या अधिकार होगा, स्त्री का क्या अधिकार होगा, तलाक हो गया तो होने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या तलाक लेने के 1 साल के अंदर वास्तव में तलाक हो जाएगा, या तलाक लेने के बाद 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तमाम नहीं। गोद लेने के क्या नियम होंगे,
जो पारिवारिक संपत्ति है उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए हिंदुओं के अपने कानून रहे हैं, मुसलमानों के अपने कानून रहे हैं, ईसाइयों के अपनी परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं के अनुसार उनके कानून बने, उसको कहा जाता है पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ नाम सुना है? तो आज क्या है कि जो सिविल मामले हैं, खासतौर से पारिवारिक मामले, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबके लिए एक है, यह भी एक सिविल मामला है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबके लिए एक है, लेकिन वहां पर जो है धर्म के आधार पर के अपने पर्सनल लॉ बने हुए हैं। हमारा आर्टिकल 44 ये कहता है जब देश, पूरा देश एक है और हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का दावा करते हैं, जब हम सेकुलर स्टेट हैं तो धर्म के आधार पर सबके अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए? हालांकि हम फिर कह रहे हैं देश में संविधान एक ही है, यहां धर्म के आधार पर अलग अलग संविधान नहीं है। क्रिमिनल कानून आज एक ही है, हत्या का जो दंड हिंदू को दिया जाएगा वही दंड मुसलमान को दिया जाएगा, वही दंड जो है सिख को दिया जाएगा। क्रिमिनल मामले में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है अपने यहां, लेकिन पारिवारिक मामलों में जो है सिमिलरिटी नहीं है। एक मुसलमान, एक मुस्लिम एट ए टाइम 4 वाइफ रख सकता है, कानून रूप से मान्य है, लेकिन एक हिंदू उसी समय एक के बाद अगर दूसरा वाइफ रखता है, एक के होते हुए शादीशुदा है, उसने तलाक नहीं लिया और दूसरी वाइफ रख रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव है। अगर मुस्लिम व्यक्ति 4 वाइफ रख सकता है एट ए टाइम, हिंदू को आप क्यों नहीं रखने देते हो? या मुसलमानों को आप क्यों 4 वाइफ रखने का मौका दे रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये उनका पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का आधार धर्म होता है, धार्मिक परंपराएं होती हैं। तो हिंदुओं का, मुसलमानों की अपना पर्सनल लॉ है, सिखों का अपना पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ है। इस अनुसार उनके पारिवारिक मामले तय होते हैं, शादी के, उत्तराधिकार के, तलाक के, तलाक होने के बाद जो भरण पोषण देना पड़ता है पत्नी को, उसके गोद लेने के क्या अधिकार होंगे, किसी बच्चे का संरक्षकत्व जिसको गार्जियनशिप कहते हैं उसको प्राप्त करने के क्या अधिकार होंगे। जैसे कि एक हिंदू को गोद लेने का अधिकार है, उसके अगर कोई बच्चा नहीं है वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। ये जो कानून की भिन्नता है धर्म के आधार पर, उसी को रोकने की बात कही गई है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के, क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए। धर्म के आधार पर लोगों के अपने अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, सारे कानून प्रगतिशील होने चाहिए, आधुनिक होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जहां पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। हम दूसरी तरीके से कहें कि हमारा अनुच्छेद 44 या हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है देश को एक सेकुलर स्टेट के रूप में परिवर्तित करना। सेकुलर स्टेट में धर्म के आधार पर कानून बनाने की छूट नहीं दी जाती। हम एक सेकुलर स्टेट है, हमारे यहां धर्म के आधार पर कानून नहीं बनेगा। कानून का आधार होगा सामाजिक आर्थिक उद्देश्य, कानून का आधार होगा तार्किकता, कानून का आधार होगा भेदभाव से मुक्ति, कानून का आधार होगा चाहे किसी भी धर्म की स्त्री हो, सबके साथ जो है सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। आज एक वो स्त्री के बारे में कल्पना कीजिए जो मुस्लिम है, जिसको हमेशा इस भय में जीती है कि उसका पति कब दूसरी शादी कर लेगा, और कानून रूप से मान्य रहेगा। और जैसे पति दूसरी शादी करेगा, पहली पत्नी की गरिमा कमजोर हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा पर चोट लगती है, और इस प्रकार से एक मुस्लिम महिला के आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है। जबकि एक हिंदू महिला जो है पूरे बेखौफ होकर जीतती है कि मेरे होते हुए जब तक मैं पत्नी हूं और जिंदा हूं, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, और करोगे तो अभी जेल करवा दूंगी। तो एक हिंदू महिला को जो अधिकार हैं वो क्या मुस्लिम महिला को है? नहीं है। क्या महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? हो रहा है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। किसी भी धर्म की महिला हो, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार एक हिंदू महिला को मिला हुआ है वो अधिकार एक मुस्लिम महिला को भी मिलना चाहिए। अगर एक हिंदू पुरुष जिसके संतान नहीं बच्चे को गोद ले सकता है,
तो एक मुस्लिम दंपत्ति भी जिसके संतान है वो भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, उनको यह अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उनके पर्सनल लॉ में उनको इस बात की अनुमति नहीं है कि बच्चा गोद ले सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य यह है कि हम देश में एक समान कानून को लागू करें। वो कानून का आधार धर्म नहीं होना चाहिए, कानून का आधार जो है तार्किकता होनी चाहिए, कानून का आधार आधुनिकता होनी चाहिए, कानून का आधार प्रगतिशीलता होनी चाहिए, कानून का उद्देश्य धार्मिक न होकर आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन होना चाहिए, कानून का आधार सशक्तिकरण होना चाहिए, ना कि कानून का आधार ही होना चाहिए कि हमारी धार्मिक परंपराएं क्या हैं। तो सिविल मामलों में धर्म को आधार बना के जिस प्रकार के कानून है अलग अलग धर्मों के लिए, उसका निषेध होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि तार्किकता के आधार पर हर धर्म के समाज के लिए समान सिविल कोड होना चाहिए। आप समझा रहे? तो हम दूसरे तरीके से कहें कि हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? देश में एक सेकुलर स्टेट की स्थापना करना, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर कानून बनाने की छूट नहीं होती। कानून का आधार धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं नहीं होता। कानून का आधार सामाजिक और आर्थिक होता है। अगर सेकुलर स्टेट है, अगर सेकुलर स्टेट नहीं है, तब तो वहां धर्म को आधार बनाकर कानून बनाए जाएंगे। हम तो सेकुलर स्टेट होने का दावा करते हैं। जब सेकुलर स्टेट होने का दावा करते हैं तो उसी के अनुरूप है, उसी के संगत है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत का एक उद्देश्य क्या है? सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। क्योंकि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर अलग अलग वर्गों के अलग अलग पर्सनल लॉ नहीं होते। आप किसी भी धर्म के हो, सबके लिए एक कानून, एक संविधान। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। आज के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझ, इस प्रकार की समझ थी कि क्या चीज है ये? अब बात समझ आ गई ना? लिख लीजिए। में से इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए क्या बाधाएं हैं? आखिर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं ला रही है? इसके सामने उपस्थित बाधाएं क्या हैं? कौन कारक हैं? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से सरकार को रोक रही है, जिसके कारण सरकार ला नहीं पा रही? क्या अड़चने हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या बाधाएं हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे? सरकार इसको क्यों नहीं लागू कर पा रही है? मेंस में ऐसे प्रश्न पूछा गया यहां से, और प्रीलिम्स में ऐसे पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सेकुलर राष्ट्र की स्थापना करना। ठीक, टाइम क्या है? लिख लीजिए। राज्य, राज्य समान नागरिक संहिता, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में, लागू करने की दिशा में उचित कदम उठाने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, को लागू करने की दिशा में लागू करने की दिशा में उचित कदम उठाने का प्रयास करेगा।
उचित कदम उठाने का प्रयास करेगा। पैरा चेंज कीजिए। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य, स्पष्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य न सिर्फ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, न सिर्फ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, का उद्देश्य न सिर्फ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, वरन वरन एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी है, वरन एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना भी है। फोर्टी फोर के बाद है नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45। इसमें जो 86वें संविधान संशोधन से कुछ जो है अमेंडमेंट किया गया है। ब्रैकेट में लिखिए अमेंडेड, अमेंडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अनुच्छेद 45 जो है ये संशोधित कर दिया गया। पहले कुछ और कहता था, अभी कुछ और कहता है। अमेंडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अमेंडमेंट 2002, अमेंडमेंट 2002 माने अमेंडमेंट एक्ट है, तो अमेंडमेंट इतना पर्याप्त है। ये कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को, जब तक कि 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले, 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है शुरुआती जो बालकालीन देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे। ठीक, राज्य कोशिश करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि जब तक बच्चे 6 वर्ष के पूरे न हो जाएं, 6 वर्ष के पूर्व तक के बच्चों का आरंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक, लिख लीजिए। राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को या बालकों को, राज्य 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु तक के बालकों को, राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को आरंभिक 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 देखभाल, आरंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
देखिए, पहले क्या था, जब ये 86वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या था? उसके पहले आर्टिकल 45 कहता था कि 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको जो है निःशुल्क, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तो अनुच्छेद 21 ये था ही नहीं संविधान में। ठीक, अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन के पहले यह कहता था कि जो 6 से 14 वर्ष आयु के जो बालक हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन हमने आपको बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये वाद योग्य नहीं है। तो ये चीज थी, मगर लागू करना सरकार के ऊपर था। जब सरकार सक्षम हुई, समझदार हुई, तो सरकार ने जो है संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन, और इसको मूल अधिकार बना दिया। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मूल अधिकार बना दिया और 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया मूल अधिकार के चैप्टर में। वहां कह दिया गया कि मूल अधिकार है, और यहां संशोधन करके कह दिया गया कि 6 वर्ष के पहले के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो है आप देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक, इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक काम और किया गया, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे, वो 10 थे। वहां पर एक 11वां मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़ा गया और कहा गया कि अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो उनके बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक, बात में समझ आ गई? अब इसको हम आपको पूरा लिखा दे रहे हैं 86 अमेंडमेंट के द्वारा। या आप देखिए, हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पूरा लिखाया था 86 अमेंडमेंट। एक बार देख लीजिए, क्या सारी बातें लिखाई हमने? हमें दिखाइए जरा। बॉक्स बना के कुछ लिखाया है? हाँ पढ़ो, बॉक्स बनाया है, बॉक्स। अच्छा, इसे पढ़िए, क्या है? इस संशोधन के द्वारा एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। 11 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है। भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य हुआ कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को निःशुल्क और परिवार शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। उपरोक्त संशोधन के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 45 निम्नलिखित है। राज्य प्रयास करेगा कि 6 वर्ष पूर्व सभी बच्चों को आरंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक,